विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम फ्री होता है लेकिन हमारा उत्साहवर्धन होता है। आज मैं कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर चर्चा करूंगा। इस अध्याय में बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न समांतर माध्य, माध्यक अथवा बहुलक का हो सकता है। माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करने की विधियों के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि समझेंगे। साधारण विधि के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि, ये क्यों आवश्यकता पड़ी या कब ये उपयुक्त रहता है? साधारण विधि से काम चल सकता है लेकिन होता क्या है कि जब मान बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। जब किसी बारंबारता बंटन में विचर x अथवा बारंबारता f अथवा दोनों के मान बहुत बड़े हों और समांतर माध्य ज्ञात करने में संक्रियाएं बहुत जटिल हों, जिसे समय तो अधिक लगता ही है और सत्यता भी आशंकित होती है, यानी गुणा में कहीं भी गलती हो सकती है। f और x को हम गुणा करते हैं, एक भी गुणा हमारा गलत हो गया तो हमारा उत्तर गलत हो सकता है। इसलिए बड़ी संख्याएं जहां होती है उसमें कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना सुविधाजनक होता है। कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि को समझने के लिए एक सवाल लेकर हल करते हैं। आपके सामने प्रश्न आ गया है जिससे प्रथम पंक्ति में वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तथा द्वितीय पंक्ति में इनकी संगत बारंबारताएं दी गई है। प्रश्न को हल करने के लिए पंक्तियों को स्तंभों में लिख लेते हैं और प्रश्न को हल करेंगे। जो पंक्तियां दी गई है उनको हम स्तंभ बना लेंगे। जो वर्ग वाली पंक्ति है उसके लिए वर्ग का स्तंभ बना लेंगे और बारंबारता वाली पंक्ति में बारंबारता का स्तंभ। यहाँ प्रथम 2 स्तंभों में प्रश्न को लिखा गया है। प्रथम कॉलम में वर्ग तथा द्वितीय कॉलम में बारंबारता f है। जो प्रश्न में दिए गया है उसी को लिखा है। प्रश्न में ये पंक्ति में दिया हुआ था, इसको कॉलम में लिख दिया। प्रथम दोनों कॉलम प्रश्न ही है। कुछ प्रश्न जिसमें वर्ग न देकर विचर भी दिए हुए हो सकते हैं, तो फिर हमें जो मध्यमान ज्ञात किया है उसकी आवश्यकता नहीं होगी, वो विचर ही मध्यमान की जगह काम करेगा और आगे की प्रक्रिया जो इस सवाल में कर रहे हैं वही होगी। हमारे इस सवाल में जो वर्ग दिए गए हैं इसके लिए हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान x के लिए तीसरा कॉलम बनाया गया है। मध्यमान x ज्ञात करने के लिए तीसरा कॉलम बनाया गया है। अब हम मध्यमान ज्ञात करने के लिए 0 और 10 जो वर्ग है उसका मध्यमान 5 आया है। 0 और 10 को जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया। 0 और 10 को जोड़ने पर 10 और 2 का भाग लगाने पर 5 आ गया। तो पहले वर्ग का मध्यमान 5। दूसरे वर्ग में 10 और 20 को जोड़ेंगे, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। 10 और 20 को जोड़ने पर 30 आया और 30 में 2 का भाग लगाने पर 15 आ गया। इसी प्रकार से तीसरे वर्ग में 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 और 50 में 2 का भाग लगाने पर 25। चौथे में 35 आ जाएगा और पांचवें में 45 आ जाएगा। इस तरह से हम मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। मध्यमान कैसे ज्ञात किया? प्रत्येक वर्ग में क्या किया? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया। इस तरह से हमने मध्यमान ज्ञात कर लिया। वैसे हम एक वर्ग का मध्यमान ज्ञात कर लेंगे तो सब में वर्ग अंतराल जोड़ दे आगे के मध्यमान आ जाएंगे। जैसे 0 और 10 को जोड़ा और 2 का भाग लगाया तो 5 आया। अब सब में 10-10 का अंतर है तो हम 10-10 जोड़ देंगे
5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 35, 40, इस तरह से। अब अगले चरण में हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। जो मध्यमान में संख्याएं हैं उनमें से हम कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य हमारी इच्छा से हम मानते हैं, सुविधाजनक होना चाहिए। ज़्यादातर हम मध्य की संख्या को मानने का ही प्रयास करते हैं। ये संख्या इस प्रकार से होनी चाहिए जिसे आसानी से घटा सकें। हमारे प्रश्न में हमने 25 माना है क्योंकि ये मध्य में है, और हम ये भी प्रयास करते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं कम से कम आए, इसलिए थोड़ा ऊपर ही मान लेते हैं। अगर जैसे मान लो 6 वर्ग होते तो ऊपर वाले को मान लेते हैं, यहाँ तो मध्य में आ गया 5 वर्ग है इसलिए। अब हम क्या करेंगे, मध्यमान में जो मध्यमान है उसमें से हमें कल्पित माध्य को घटाना है। पहले वर्ग में मध्यमान 5 है और कल्पित माध्य 25 घटाएंगे तो -20 आ जाएगा विचलन। विचलन D कैसे ज्ञात किया, मध्यमान x में से कल्पित माध्य घटा दिया। अब दूसरे वर्ग में मध्यमान 15 है और कल्पित माध्य 25 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। तीसरे में 0 आ जाएगा। चौथे में 35 में से 25 घटाएंगे 10 आ गया, और पाँचवें में 45 में से 25 घटाए 20 आ गया। इस प्रकार से हमें विचलन चौथे कॉलम में मिल गए। अब विचलन को बारंबारता से गुणा करना है, f को d से गुणा करना है। विद्यार्थी गलती कर जाते हैं कभी कभी, जो विचलन होता है उसको मध्यमान से गुणा कर देते हैं। अक्सर एक परीक्षाओं में ऐसी गलती करते हैं। जो मध्यमान है d उसको x से गुणा कर देते हैं, मध्यमान से d को मध्यमान से गुणा, ऐसा गलती नहीं करनी है। जो d है मध्यमान है, जो d है हमारा विचलन x माइनस a से जो ज्ञात किया है उसको बारंबारता से गुणा करना है। हमारे प्रश्न में पहले वर्ग में बारंबारता 6 और विचलन -20 है। 6 और -20 को गुणा किया तो -120। दूसरे वर्ग में 10 को -10 से गुणा किया -100। तीसरे में 13 को 0 से गुणा किया 0। चौथे में 7 को 10 से गुणा किया 70, और पाँचवें में 5 को 20 से गुणा किया 4 को 20 से गुणा किया 80 आ गया। अब इनको हम जोड़ेंगे। ऋणात्मक संख्याएं हमारे 120 100 है, यानी -220 हो गए, और धनात्मक संख्याएं 170 और 80 150। ऋणात्मक संख्याएं ज़्यादा हैं तो इनका जोड़ हमें -70 मिल गया, -70 मिल गया। सिग्मा FD -70 कैसे आया, -120 -100 को जोड़ा तो -220, और प्लस वाले 70 और 80 जोड़ करके 150, तो 220 में से 150 -70 आ गया। सिग्मा FD -70, और बारंबारताओं का योग 40 आ गया। ये जो सवाल में 5 लिखा है यहाँ पर 4 है, 4 को 20 से गुणा करने पर 80 आया है, और इनका योग हमें मिल गया वो है 40। अब हम ये मान सूत्र में रखते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F। a कल्पित माध्य है, सिग्मा FD हमने प्राप्त कर लिया है और सिग्मा F भी प्राप्त कर लिया है जो बारंबारताओं का योग है। x बार बराबर 25, कल्पित माध्य 25 है, प्लस सिग्मा FD -70 है, सिग्मा F 40 है। अब -70 में 40 का भाग लगाएंगे तो -1.75 आ गया, जो 25 से घटाने पर 23.25 आ गया। तो हमारा अविष्ट समांतर माध्य 23.25 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर